स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे को आमने सामने से टक्कर दे रहे हैं। जी हाँ, 12 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन के सहयोगी दलों की दरार धीरे धीरे करके खाई में बदलती जा रही है। जब 12 विधानसभा सीटों पर एनडीए का अकेला उम्मीदवार है, इसलिए महागठबंधन की दिक्कतें बढ़नी तय है। दोस्तों बिहार कांग्रेस में घमासान मच गई है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के अल्लावरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। जहां दरअसल बात है कि टिकट कटने से नाराज नेताओं ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरों के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। 23 अक्टूबर दिन रविवार को सदाकत आश्रम के पास धरना देने का ऐलान कर दिया गया। यानी कि आज इन नेताओं ने कृष्ण अल्लावरों पर पैसे लेकर के टिकट बेचने का आरोप लगाया है। जहाँ बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में घमासान छिड़ गया। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना के सदाकत आश्रम में स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज 23 अक्टूबर को वे धरना प्रदर्शन और फिर उपवास करेंगे। जब टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने बैठक के बाद इस बात का ऐलान कर दिया है। बैठक में शामिल एआईसीसी सदस्य आनंद माधव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरों पर पैसे लेकर के टिकट बांटने का आरोप लगाया है। जैसे शेखपुरा जिले के बरबीघा से पूर्व विधायक गजानंद शाही का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 113 वोट से वो हारे थे। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। उन्होंने भी अल्लावरों पर पैसे खाने का आरोप लगाया है। जब उन्होंने राहुल गांधी से अल्लावरों को प्रभारी पद से हटाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अल्लावरों राजेश राम मिलकर के राहुल गांधी के हाथ कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों आरजेडी को प्रत्याशी नहीं मिला तो नाचने वाले को मैदान में उतार दिया है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। दरअसल छपरा में सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तंज कसा है। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने छपरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कथित तौर पर एक नाचने वाले व्यक्ति को मैदान में उतार दिया है। सम्राट चौधरी का ये बयान छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार के संदर्भ में आया है, जिसने बिहार की चुनावी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल छपरा में सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव पर तंज कसा है। जो कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी एक्टर हैं, भोजपुरी फिल्मों में गाते हैं और फिल्म भी बनाते हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं। और वो इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की टिकट से छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसकी वजह से सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा जाए तो भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पर तंज कसा है कि नाचने वाले व्यक्ति को यहाँ पर मैदान में उतारा है। लेकिन इसके जवाब में आप ये भी कह सकते हैं कि भाजपा में कई ऐसे भोजपुरी एक्टर शामिल हैं, एक्टर और एक्ट्रेस जो चुनाव लड़ चुके हैं। उनमें से दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह। हालांकि पवन सिंह अभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन भाजपा में शामिल है। लेकिन सम्राट चौधरी अपनी पार्टी की तरफ ना देख करके सीधे आरजेडी की तरफ देख करके खेसारी लाल यादव पर तंज कसा है कि ये एक नचनिया है, गाने वाले हैं, ये मैदान में उतारे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इससे ज़्यादा आरजेडी से ज़्यादा भोजपुरी एक्टर बीजेपी में हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे दोनों प्रमुख गठबंधनों के अधिकतर उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी हल्फनामे के विश्लेषण से ये पता चला है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या महागठबंधन में अधिक है, जहां ऐसे 28 उम्मीदवार है, जबकि एनडीए में ऐसे प्रत्याशियों की संख्या 22 है। महागठबंधन में सबसे अमीर उम्मीदवारों की संख्या आरजेडी में है। जब राजद के कुल 141 उम्मीदवारों में से 15% की संपत्ति 10 करोड़ रुपए से अधिक है, जो इसे सबसे आगे रखता है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह 373 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। यह नामांकन के दौरान दिए गए हल्फनामे के अनुसार इनके पास 2 करोड़ 58 लाख रुपए की कृषि योग्य भूमि है, जबकि पटना, बेतिया, बांका में इनके पास 57 प्लॉट गैर कृषि योग्य भूमि है। वहीं पर पटना, दानापुर समेत अन्य जगहों पर इनके पास 12 कमर्शियल बिल्डिंग है। वहीं पर एनडीए खेमे में बीजेपी में 10 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले सबसे अधिक 9 उम्मीदवार हैं। इसके बाद
जेडीयू में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 7 है। भाजपा के उम्मीदवारों में पटना जिले की विक्रम सीट से लड़ रहे सिद्धार्थ सौरभ सबसे अमीर है, जिनकी संपत्ति 42 करोड़ रुपए है। सौरभ लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीत चुके थे और पिछले साल भाजपा में शामिल हुए। यह भाजपा के दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी मुंगेर के कुमार प्रणय हैं, जिनकी संपत्ति 17 करोड़ 78 लाख रुपए है। वहीं पर जेडीयू के उम्मीदवारों में बरबीघा सीट से लड़ रहे डॉक्टर कुमार पुष्पंजे सबसे अमीर उम्मीदवार है, जिनकी कुल संपत्ति 71 करोड़ 57 लाख रुपए है। जेडीयू में दूसरे नंबर पर बेलागंज से लड़ रहे मनोरमा देवी है, जो कि 45 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिकिन है। वहीं पर राजद के सबसे अमीर प्रत्याशियों में हाजीपुर के देव कुमार चौरसिया 67 करोड़ रुपए की मालिक हैं। नरपतगंज के दीपक यादव 42 करोड़ के मालिक हैं और बरहड़िया के अरुण गुप्ता 40 करोड़ 90 लाख रुपए के मालिक हैं। वहीं पर महागठबंधन के दूसरे बड़े घटक दल कांग्रेस में 10 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले 3 उम्मीदवार हैं, जहाँ इनमें सुपौल के प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमान सबसे ऊपर है। वहीं पर वीआईपी और आईआईपी के ऐसे एक उम्मीदवार हैं, जबकि वाम दलों में 10 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाला एक भी प्रत्याशी नहीं है। तो भारत सरकार ने 2025 में असंगठित क्षेत्र के मेहनत कशों के लिए एक जबरदस्त योजना शुरू की है, जिसका नाम है लेबर कार्ड स्कीम 2025। ये स्कीम खासतौर पर उन मजदूर भाइयों बहनों के लिए है जो रोज की जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू काम करने वाले बहनें, रिक्शा चलाने वाले चाचा, छोटी दुकानें चलाने वाले भाई और फिर ढेर सारे ऐसे श्रमिक हैं। इस लेबर कार्ड स्कीम 2025 के जरिए सरकार सिर्फ पैसे की मदद की ही नहीं दे रही है, बल्कि सोशल सिक्योरिटी का पूरा पैकेज भी थमा रही है। सरकार का मुख्य मकसद यह है कि आर्थिक तंगी से जूझते मजदूरों को मजबूत सहारा मिले, ताकि बीमारी, एक्सीडेंट या फिर नौकरी चले जाने जैसी आफतों में वे टूट ना जाए। सबसे कमाल की बात यह है कि लेबर कार्ड स्कीम 2025 में रजिस्टर हुए मजदूरों को पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब पुरुष मजदूरों के लिए ये रकम 13,000 रुपए तक है, जबकि महिलाओं के लिए 18,000 रुपए तक। ये पैसा मजदूर परिवार की जेब में मजबूत बनाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेबर कार्ड स्कीम 2025 के तहत कार्ड धारक कई दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा सकेंगे, जैसे पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, मां बनने पर मदद और फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए सपोर्ट। ये सब मिलकर के मजदूरों की जिंदगी को काफी आसान बना देगी। दोस्तों, बिहार चुनाव को देखते हुए महागठबंधन के भीतर आपसी रंजिश खत्म होने का नाम ही नहीं रही है। कई सीटों पर गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और फिर आरजेडी आमने सामने हैं। ऐसे में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक और फिर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, लेकिन उनके बीच कोई भी पुख्ता बातचीत नहीं हो सकी। आरजेडी नेतृत्व ने कांग्रेस को खाली हाथ लौटाया, मगर गहलोत ने मीडिया में बातचीत करने के दौरान कहा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि लालू जी और फिर तेजस्वी जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई है, तमाम काम अच्छे से चल रहे हैं। 5-7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, 1-2 दिन में जो भी भ्रम है वह पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। अशोक गहलोत ने माना है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कुछ पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने आ सकते हैं। उन्होंने इसे मतभेद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक जोश का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, स्थानीय परिस्थितियों में ऐसी स्थितियां आती है, इसे कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी समझे। दोस्तों, भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल, जो कि काफी फेमस है ये विधायक, वो एक प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। गोपाल मंडल नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदुआ पंचायत के लक्ष्मीनिया कदुआ गाँव में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा है कि पहले हम अर्जुन थे, अब हम एकलव्य हैं। जब क्या चाहते हैं कि अंगूठा काट लेना या फिर गर्दन उतार देना, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे साथ रहिए। निर्दलीय हार गया तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि वे जनता के प्यार और फिर आशीर्वाद से ही राजनीति में हैं और जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गोपाल मंडल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे राजद में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार का नाम लेते हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम नीतीश कुमार से जुड़े रहेंगे और फिर उनके साथ धागा का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे जनता के बीच विकास, शिक्षा और फिर सुरक्षा को लेकर के आए हैं और फिर उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार उन्हें फिर से भारी मतों से जिताएगी।
दोस्तों इस बार मैट्रिक फेल नेताओं का जलवा बरकरार है। 8% उम्मीदवार ऐसे हैं जो केवल साक्षर हैं, फिर भी पॉलिटिक्स में आखिर इनका दबदबा क्यों है, ये समझने वाली बात है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस बार राजनीति का चेहरा थोड़ा अलग नजर आ रहा है। अब सिर्फ जाति या फिर जनाधार ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता भी अहम मापदंड बन गई है। जो चुनाव आयोग को दिए गए नामांकन शपथ पत्र से ये सामने आया है कि एनडीए और फिर महागठबंधन के करीब 62% प्रत्याशी ग्रेजुएट या फिर उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है। यह आंकड़ा ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में अब शिक्षित उम्मीदवार एक नई दिशा तय कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग या फिर पीएचडी की डिग्री है। इसके अलावा 3 उम्मीदवारों के पास डीलिट जैसे उच्च शिक्षा की डिग्री है और फिर 17 उम्मीदवार एलएलबी, 12 उम्मीदवार इंजीनियर, 12 उम्मीदवार पीएचडी, 5 एमबीबीएस, 3 एमबीए और 2 एमफिल डिग्रीधारी हैं। वहीं पर लगभग 8% उम्मीदवार नॉन मैट्रिक हैं, जिनमें 7 साक्षर और 1 दर्जन ऐसे हैं जिन्होंने 7वीं से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार शैक्षिक योग्यता को लेकर के उम्मीदवारों का प्रोफाइल काफ़ी दिलचस्प है। कुल 28 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि 66 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा 47 उम्मीदवार इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की है और 24 उम्मीदवार मैट्रिक पास है। लगभग 8% उम्मीदवार नॉन मैट्रिक है। इनमें 17 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है और वे कानून, शासन और प्रशासन की बारीकियों को समझने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा 12 उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। दोस्तों बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन जाति, धर्म और फिर संप्रदाय से ऊपर उठ करके बिहार के युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहा है। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बिहारियों को चुनाव से पहले सांप्रदायिक और फिर जातीय आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। चिराग पासवान ने अपने MY समीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि उनका MY समीकरण क्या है। M मतलब सांप्रदायिक आधार पर बिहारियों को बांटना, Y मतलब जातीय आधार पर बांटना। वहीं पर हमारा MY समीकरण महिलाओं और युवाओं के विकास पर केंद्रित है। M यानी कि महिलाएं जो न केवल राष्ट्र बल्कि पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करें। Y यानी कि युवा जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को आकार दें। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं खगड़िया का बेटा हूं, मैं शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे खिलाफ अनगिनत प्रयास किए गए कि मुझे तोड़ा जाए, लेकिन मैं डटा रहा। चिराग पासवान ने अपने बिहार फर्स्ट विजन के तहत महिलाओं और फिर युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार का विकास तभी संभव है जब युवाओं को शिक्षा, कौशल और फिर रोजगार के अवसर मिले और महिलाओं को सम्मान और फिर निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिले। उन्होंने किसानों और फिर मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव इस बार छपरा विधानसभा से आरजेडी की टिकट पर मैदान में हैं। खेसारी लाल यादव ने एनडीए पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले अगर जंगल राज था तो फिर आपने कौन सा स्वर्ग राज बना दिया है। दरअसल बात यह है कि खेसारी लाल यादव ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सिताब दियारा स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि पर पहुंच करके उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। यहीं से खेसारी लाल यादव ने जनता के बीच अपनी सियासी पारी की शुरुआत की है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा है कि विरोधी लगातार आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव ने तीखे अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मान भी लिया जाए कि पहले जंगल राज था तो फिर पिछले 15 सालों में आपने कौन सा बिहार को स्वर्ग बना दिया है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि जो लोग हर वक्त जंगल राज की रट लगाते हैं उन्होंने भी बिहार के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है। 15 सालों तक सत्ता में रहे लोग बताएं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। आज भी जब वे बीमार पड़ते हैं तो फिर दिल्ली या फिर मुंबई इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन बिहार की जनता कहाँ जाए। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अगर खुद के इलाज के लिए अस्पताल नहीं बना पाए तो फिर जनता के लिए क्या खाक बनाओगे। आपके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं लेकिन बिहार के बच्चों के लिए ढंग के स्कूल कॉलेज तक नहीं बना सके। विकास की बातें करने वालों ने बिहार को पीछे छोड़ दिया है। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा है कि उनका मकसद राजनीति से सत्ता पाना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। मैं छपरा का बेटा हूं, विधायक नहीं बनना चाहता, हमेशा बेटा बनकर के रहूंगा। छपरा की हर समस्या का समाधान मेरा लक्ष्य है। खेसारी लाल यादव ने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे पहले ही दिल जीत चुके हैं, अब बारी है छपरा को बदलने की। उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे और फिर सहयोग से वे क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने की दिशा में काम करेंगे। दोस्तों
दोस्तों तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दरभंगा में आरजेडी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने 24 अक्टूबर से चुनाव प्रचार शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले महागठबंधन के घटक दलों की ओर से संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किए जाने की संभावना है। इस बीच दरभंगा में राजद से सामूहिक इस्तीफे की सूचना है। आरजेडी को दरभंगा जिले में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार गौरव, प्रदेश महासचिव रामशंकर शर्मा और फिर प्रदेश महासचिव भोला सहनी समेत दर्जनों नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। सभी नेताओं ने लहरियासराय के बरहेता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित 7 फेरे विवाह भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में ये ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी अब सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और अति पिछड़ा वर्ग को उसका हक नहीं दे रही है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि जातीय जनगणना के बावजूद भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अति पिछड़ा समाज को पार्टी में न तो उचित हिस्सेदारी दी गई और न ही टिकट। दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM फिर से लालू के पास जाएगी? दरअसल अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान की पार्टी यानी कि AIMIM बिहार की कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि GDA गठबंधन कुल 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के खिलाफ इलाके में प्रदर्शन किया गया था। कई वीडियो भी वायरल है जिसमें मजलिस पार्टी के नेताओं पर उम्मीदवारों से रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के जवाब में अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी नहीं थी कि वे चुनाव लड़े। उन्होंने कहा है कि टिकट की मांग करने वाले लोग पार्टी के कार्यक्रमों में 5-10 गाड़ी लेकर भी नहीं आ पाए और सिर्फ एक गाड़ी से खुद ड्राइवर को लेकर के पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि टिकट कटने के बाद नादान बच्चे हमें गालियां दे रहे हैं। कोचाधावन विधानसभा सीट पर धन पशु सक्रिय है और फिर वहां पर चुनाव लड़ने में काफ़ी खर्च होता है, लेकिन इन लोगों के पास रुपए नहीं थे। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि उन्होंने कोचाधावन सीट से खुद भी चुनाव नहीं लड़ा और फिर वे अमौर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा और फिर अन्य पार्टियों में भी नेताओं के टिकट काटे गए, लेकिन उन लोगों ने कोई भी हंगामा नहीं किया। भाजपा में अनुशासन है, लेकिन यहाँ पर युवाओं के मिजाज को बिगाड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं वो ऊपर वाले पर छोड़ता हूँ कि वो इंसाफ करेंगे। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा है कि 1 करोड़ से अधिक रुपए में हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, आखिर उसे कौन भरेगा? उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ेगा वही इसका भुगतान करेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि किसकी कितनी औकात है। वहीं पर उन्होंने चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर के पूछे गए सवाल पर कहा कि फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ अगर निर्णय लेना पड़ेगा तो फिर महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने वादों की बहुत बड़ी झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो जीविका दीदियों की नौकरी को पक्की कर देंगे और 30,000 रुपये सैलरी देंगे। जी हाँ, बिहार की सियासत में इस वक्त ये सबसे ज़्यादा चर्चा तेजस्वी यादव की नई घोषणा को लेकर के है। जब चुनावी मौसम में उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने हर जीविका दीदी की नई उम्मीद दे रही है। जब पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर बिहार के लाखों जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा, अस्थायी नौकरी और फिर हर महीने 30,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार बनते ही जीविका दीदियों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं गांव-गांव में सरकार का काम करती है वही सबसे ज़्यादा शोषण झेलती हैं। अब उसकी मेहनत का हक उन्हें मिलेगा। जीविका दीदी अब सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से भी सरकारी होगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि अब जीविका दीदियों को लोन पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जीविका समूह की दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ़ किया जाएगा और आगे से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण यानी कि लोन दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके या अपने गाँव में रोजगार पैदा कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जीविका समूह के अध्यक्ष और फिर कोषाध्यक्ष को भी मानदेय मिलेगा। तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की भी बात कही है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये से सालाना 30,000 रुपये दिए जाएंगे। 5 साल में ये राशि 1.5 लाख रुपए तक पहुंचेगी। बिहार की माताओं और फिर बहनों को अब अपने परिवार की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये पैसा उनके आत्मसम्मान और आर्थिक आज़ादी का प्रतीक होगा। दोस्तों, इस बार के चुनाव में परिवारवाद और बाहुबली का फिर से बोलबाला दिख रहा है। सभी पार्टियों में, एनडीए में और महागठबंधन में सभी में बोलबाला दिख रहा है, चाहे परिवारवाद का हो या फिर बाहुबली का हो। साथ ही साथ पिछले परंपरा को जारी रखते हुए कई बाहुबली या फिर उनके परिजन चुनावी मैदान में हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 9 बाहुबली उम्मीदवार राजद से, 7 जेडीयू से,
4 भाजपा से और 2 लोजपा रामविलास से मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चित बाहुबली मोकामा के अनंत सिंह का बनाम मीना देवी का है, जहाँ बाहुबली नेता अनंत सिंह जेडीयू से है, एक बार फिर से मोकामा से उम्मीदवार है। आरजेडी ने उनके खिलाफ पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी को उतारा है। ये मुकाबला बाहुबल और फिर राजनीतिक विरासत के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत बन चुका है, जहाँ वहीं पर चेतन आनंद जेडीयू से हैं, नवीनगर से। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद राजपूत बहुल क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। वो पहले राजद से शिवहर के ऐसे विधायक रह चुके हैं। इस बार उन्हें अपने पिता के प्रभावशाली क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। वहीं पर सारण से एकमात्र सीट से बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह फिर से जेडीयू की टिकट पर चुनावी लड़ रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो लगभग जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, लोजपा, बीजेपी सभी पार्टी से बाहुबलियों का भरमार है। दोस्तों एआईएमआईएम इस बार भी सीमांचल में लगातार ताकत झोंक रही है। जी हां, दरअसल बात यह है कि अपने खास जनाधार वाले सीमांचल में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी अपना बीते विधानसभा चुनाव का इतिहास दोहराने के लिए पूरे दमखम से उतरे हैं। इस बार वे बीते विधानसभा से बेहतर परिणाम पाने के लिए हर ताकत झोंक रहे हैं। यही कारण है कि इस बार उनकी पार्टी ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में अधिकांश विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जब बीते विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार पूरे बिहार में ये एआईएमआईएम ने 25 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 14 सिर्फ सीमांचल से। जब पूर्णिया से 7 विधानसभा में मुस्लिम बहुल 4 क्षेत्रों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। खास करके 22 और अमोर सीट पर ओवैसी का खास फोकस है, जहाँ यहाँ से पिछले चुनाव में भी उनके उम्मीदवार को जीत मिली थी। अमोर से उनके वर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान मैदान में हैं, जो एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। इधर 22 में एआईएमआईएम से विजयी विधायक रुकनुद्दीन में राजद में शामिल हो गए थे। उसके बाद एआईएमआईएम ने यहां से जिला परिषद अध्यक्ष वहीदा सरवर के पति गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। वहीं पर नामांकन शुरू होने से पहले असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल के हर जिले में रोड शो हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उन्होंने राजनीतिक दांव खेलते हुए राजद के नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन में शामिल करने का न्योता भी भेजा है। इससे उन्होंने सीमांचल में मुस्लिम के बीच ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि उनका सच्चा शुभचिंतक एआईएमआईएम ही है। जब पार्टी का ये तेवर महागठबंधन की परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं पर बीते विधानसभा चुनाव में बिहार में ओवैसी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जो कि अभी सीमांचल के ही थे। जब किशनगंज और फिर अररिया के 5 विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम के विधायक जीते थे। जब पिछले चुनाव में जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम जीती थी, उसमें पूर्णिया के 22, अमोर, अररिया के जोकीहाट और किशनगंज के बहादुरगंज, चौकी, कोचाधामन विधानसभा शामिल है। वहीं पर इसके बाद में पार्टी के सिर्फ 1 विधायक और फिर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़ करके 4 विधायकों ने पाला बदल दिया और राजद में शामिल हो गए थे। अब 2025 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में पार्टी सीमांचल से लेकर के पूरे बिहार में फैलाने की कोशिश कर रही है। यह जानकारों का मानना है कि मुस्लिम बहुल दर्जनों सीटों पर एआईएमआईएम फैक्टर निर्णायक साबित हो सकते हैं। वहीं पर ओवैसी की पार्टी ने पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आरजेडी के रवैये से नाराज एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों को एआईएमआईएम की मौजूदगी का एहसास कराएगा। अख्तरुल ईमान ने दावा किया है कि महागठबंधन अब एआईएमआईएम पर धर्मनिरपेक्ष वोट काटने का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को महागठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। वहीं पर ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया है कि एआईएमआईएम का ध्यान सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर नहीं, बल्कि बिहार के सबसे कमजोर और उपेक्षित लोगों के लिए न्याय पर होगा। वहीं पर पूर्णिया के 7 विधानसभा में इस बार एआईएमआईएम ने 4 सीट पर अपने उम्मीदवार दिए हैं, जिसमें पूर्णिया सदर, कस्बा, अमोर और 22 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जब बीते विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के अमोर से अख्तरुल ईमान और फिर 22 से मोहम्मद रुकनुद्दीन ने एआईएमआईएम के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनमें 22 विधायक रुकनुद्दीन राजद में चले गए थे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच टिकट बांटने पर खरीद फरोख्त के सबसे गंभीर आरोप ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस के बागी नेता आफाक आलम के बीच टिकट के सौदेबाजी पर 5 करोड़ रुपए का सियासी बम फूटा है। ये जुबानी जंग जब व्यक्तिगत आरोपों से निकल करके गठबंधन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रही है। जी हाँ, इस विवाद की शुरुआत पप्पू यादव के उस तीखे बयान से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक और
और मंत्री आफाक आलम पर गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने दावा किया है कि आफाक आलम ने साबिर अली को राज्यसभा पहुंचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि ली थी और यही उनके वर्तमान में टिकट कटने का असली कारण है। पप्पू यादव ने आफाक आलम पर कटाक्ष करते हुए उन्हें नमक हरामी न करने की सलाह दी है और उनके टिकट कटने का ठिकरा उनकी अतीत पर फोड़ा है। पप्पू यादव के आरोपों से तिल मिलाए आफाक आलम ने तुरंत पलटवार करते हुए जुबान खोलने की धमकी दी है और कहा है कि अगर उनका मुंह खुला तो पप्पू यादव का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। आफाक आलम ने जो सबसे बड़ा सियासी बम फोड़ा है वह पप्पू यादव की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने उन पर जीतन राम मांझी और नीतीश मिश्रा से मिलने का दबाव बनाया था, जहां आफाक आलम का सीधा इशारा था कि पप्पू यादव उन्हें नीतीश कुमार को बचाने के लिए मदद करने को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखाई। तो बिहार में टिकट बंटवारे के बाद ये बात सामने आई है कि आरजेडी ने 51 यादवों को टिकट दिया है और मात्र 19 मुस्लिमों को टिकट दिया है। वहीं पर बीजेपी 21 राजपूत को टिकट दिया है, 16 भूमिहार को टिकट दिया है और एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। जी हां, बिहार में टिकटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। उम्मीदवारों को तय करने में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू ने जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन मुसलमानों को एक तौर पर कहा जाए तो कुछ दल तो भूल ही गए हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रयोग को दोहराते हुए कुशवाहा उम्मीदवारों को ठीक ठाक संख्या में टिकट दिया है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों खेमों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। टिकट बंटवारे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के जातीय समीकरण पर खास ख्याल रखा है। आरजेडी ने अपने आधार वोट बैंक को साधने के लिए एमवाई तबके के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि जेडीयू ने नीतीश कुमार की नीतियों पर चलते हुए पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वाले समीकरणों को साधते हुए उम्मीदवारों का चुनाव किया है। वहीं पर बीजेपी ने भी उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा है। वहीं पर सबसे पहली बात आरजेडी की करें तो आरजेडी ने कुल 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें सबसे अधिक उम्मीदवार यादव जाति के हैं और मुस्लिम बिरादरी से हैं। जाहिर है तेजस्वी यादव की तरफ से A to Z के दावे के बावजूद भी आरजेडी ने एमवाई समीकरणों का सबसे अधिक ख्याल रखा है। आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों में से यादव जाति से 51 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा मुस्लिम बिरादरी से आने वाले 19 उम्मीदवारों को भी आरजेडी ने टिकट दिया है। पर एमवाई समीकरणों को आरजेडी का पुराना आधार और फिर वोट बैंक माना जाता है और मौजूदा चुनाव में लगभग 50% टिकट इसी समीकरण को साधते हुए दिए गए हैं। पर बाकी बची आधी सीटों पर आरजेडी ने सामान्य वर्ग से 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए कुशवाहा जाति से आने वाले 11 उम्मीदवारों को भी इस बार टिकट दिया है। वहीं पर कुशवाहा उम्मीदवारों को आरजेडी से मैदान में उतारने का फायदा तेजस्वी यादव को बीते लोकसभा चुनाव में मिला था। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इसी प्रयोग को विधानसभा चुनाव में दोहराया है। इतना ही नहीं, राजद ने अति पिछड़ा समाज उम्मीदवारों को भी ठीक ठाक। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ठाकुरगंज विधानसभा। तो ठाकुरगंज विधानसभा सीट सीमांचल की हुई जमीन, जहां हर चुनाव में नए समीकरण बनते हैं और पुराने चेहरे फिर से अपनी सियासत, अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरते हैं। वहीं पर किशनगंज जिले की ये सीट न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जाता है। यह ठाकुरगंज की जनता हर बार बदलाव की बात करती है, लेकिन नतीजे हमेशा अप्रत्याशित रहे हैं। यही वजह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोपाल अग्रवाल जो पिछले 3 चुनाव में लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से मैदान उतरे हैं। यह सवाल बड़ा है कि क्या इस बार वे इतिहास बदल पाएंगे या फिर ठाकुरगंज का जनादेश उन्हें चौथी बार नकार देगा, ये सवाल है। वहीं पर 2010 में ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार नौशाद आलम ने जेडीयू प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल को 6,963 वोटों से हराया था। नौशाद 36,372 वोट मिले, जबकि गोपाल अग्रवाल को 29,409 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। उस वक्त ये मुकाबला सीमांचल में बेहद नजदीकी माना गया था, लेकिन परिणाम ने नौशाद को इस इलाके का मजबूत नेता बना दिया। 2015 में नौशाद आलम ने पार्टी बदली और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस बार भी किस्मत ने गोपाल अग्रवाल का साथ नहीं दिया। उन्हें 66,152 वोट मिले, जबकि नौशाद आलम ने 74,239 वोट हासिल करके 8,087 वोटों से जीत दर्ज की। लगातार दूसरी हार के बाद भी गोपाल अग्रवाल राजनीति से गायब नहीं हुए। वे हर हार को नए संकल्प के रूप में देखते
देखते रहे। 2020 में आरजेडी का उभार और फिर बड़ा उलटफेर हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। इस बार मैदान में उतरे आरजेडी के उम्मीदवार सऊद आलम ने शानदार जीत दर्ज की। सऊद आलम को 69,909 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे गोपाल अग्रवाल को सिर्फ 56,022 वोट मिले। नौशाद आलम जो कि जेडीयू के टिकट पर थे, तीसरे स्थान पर चले गए। इस चुनाव में गोपाल अग्रवाल को उम्मीद थी कि जनता स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्हें मौका देगी, लेकिन 23,887 वोटों का अंतर इस उम्मीद पर भारी पड़ा। यहाँ अब 2025 का चुनाव सिर पर है और ठाकुरगंज में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर तेज है। राजद के सऊद आलम अपने काम और फिर अपने विकास योजनाओं को जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। वहीं गोपाल अग्रवाल जो लगातार मेहनत करते रहे हैं, इस बार दावा कर रहे हैं कि जनता उन्हें विकास के असली सिपाही के रूप में देख रही है। गोपाल अग्रवाल कहते हैं कि मैंने कभी राजनीति को पेशा नहीं बल्कि सेवा समझा। इस बार जनता मेरे साथ है। दोस्तों, अगर आप भी बाहर से बिहार आने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि सभी ट्रेनें फुल चल रही है। जी हाँ, छठ महापर्व में घर में परिवार के साथ छठ मनाना अब लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि सभी ट्रेनों में टिकट फुल आ रही है। जहाँ छठ महापर्व में घर आने की तैयारी कर रहे प्रदेशवासियों के लिए चिंता बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत तथा पंजाब से बिहार आने वाली सभी ट्रेनें अभी से ही फुल हो चुकी है। इन ट्रेनों पर आने वाली रूटीन एक्सप्रेस ट्रेन में भी आरक्षित सीटें भर चुकी है। बाहर से आने वाले ही नहीं बल्कि छठ महापर्व के बाद घर से काम पर लौटने के लिए भी किसी भी ट्रेन में जगह नहीं है। छठ के बाद 10 नवंबर तक बिहार से दिल्ली तथा पंजाब तथा अन्य दूसरे राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक जाने वाली ट्रेनों में अभी से वेटिंग टिकट मिल रहा है। वहाँ पर कुछ में वेटिंग भी समाप्त है। ऐसे में बाहर काम करने वाले लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि छठ पर्व पर घर कैसे पहुँचेंगे। अगर किसी तरह से घर पहुँच गए तो फिर वापस काम पर कैसे लौटेंगे। अब बाहर काम करने वालों की उम्मीदें पर्व पर चलने वाले स्पेशल ट्रेनों की घोषणा पर टिकी है कि शायद उसमें घर आने और फिर वापस लौटने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि छठ महापर्व पर हर एक परदेशी अपने घर, अपने गांव आने की इच्छा रखते हैं, ताकि अपने घर पर परिवार के साथ छठ महापर्व की खुशियों में शामिल हो सके। वहीं पर किशनगंज जिले से काफी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, अहमदाबाद, लुधियाना, अमृतसर में काम करते हैं। बाहर काम करने वाले लोग छठ महापर्व पर घर आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी से ही उन्हें बिहार आने वाली ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। छठ के बाद बिहार से वापस जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग टिकट मिल रहा है। ऐसे में बाहर काम करने वालों के साथ ही उनके पर्व पर उनके घर जाने का इंतजार कर रहे परिजनों की भी चिंता बढ़ने लगी है। जहाँ ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, जहाँ दिल्ली से बिहार आने वाली राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली एनजेपी, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के अलावा दादर, गुवाहाटी, बेंगलुरु एक्सप्रेस सहित सभी ट्रेनें पहले से ही फुल है। या किसी तरह बाहर से घर आ गए तो फिर वापस जाने वाले ट्रेनों में भी यही स्थिति है। जहाँ वहीं पर बिहार से दिल्ली तथा पंजाब जाने वाली ट्रेनों में छठ के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक का वेटिंग टिकट मिल रहा है। अब बाहर काम करने वाले लोगों को पर्व पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा का इंतजार है। दोस्तों, 2 दिन पहले पप्पू यादव किशनगंज आए हुए थे। किशनगंज के बहादुरगंज नसर हाई स्कूल मैदान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी को खुलेआम चेतावनी दे डाली। कहा कि मोदी मुसलमानों को गाली देते हैं, वहीं पर मौलाना साद को छू करके दिखाएं। साथ ही साथ पप्पू यादव असदुद्दीन ओवैसी के जेड सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल बात है कि लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने सीमांचल की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है जब वो बहादुरगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मुसव्विर आलम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला। सभा की शुरुआत में ही पप्पू यादव ने कहा कि भारत मोहब्बत का मुल्क है, नफरत का नहीं। उन्होंने AIMIM पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी जैसे नेता सिर्फ गुस्सा और नफरत की राजनीति करते हैं, जिसके चलते देश में विपक्षी एकता कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि अगर AIMIM ने 2020 में बिहार में 5 सीटें जीतने के बजाय कांग्रेस का साथ दिया होता तो फिर आज बिहार में धर्मनिरपेक्ष सरकार होती। वहीं पर फिलिस्तीन और मुसलमानों पर मोदी को घेरा है। जब पप्पू यादव ने विदेश नीति पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी विदेश में फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत लौट करके मुसलमानों को गाली देते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी
के फिलिस्तीन पर रुख की सराहना की और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मोहब्बत की राजनीति की है जबकि बीजेपी नफरत फैलाने में लगी हुई है। वहीं पर उन्होंने कहा कि सीमांचल जैसे इलाकों में सरकार ने कभी विकास नहीं किया है, बस धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए राजनीति चमकाई है। जब पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल और बहादुरगंज को शिक्षा, अस्पताल और फिर उद्योग चाहिए, ना कि नारेबाजी और फिर धर्म के नाम पर नफरत। वहीं पर पप्पू यादव ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अतीक अहमद, शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं को मार दिया गया, आजम खान को जेल में सला दिया गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को जेड सिक्योरिटी मिल गई है। आखिर ऐसा क्यों? अमित शाह और ओवैसी में इतनी मोहब्बत क्यों है? उन्होंने कहा कि जो नेता मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं वह असल में बीजेपी की बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। पप्पू यादव ने भीड़ से पूछा है कि क्या आपको याद है जब तबलीगी जमात पर हमला हुआ था तब ओवैसी कहाँ थे? दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अमौड़ विधानसभा सीट के बारे में। अमौड़ में क्या AIMIM यहाँ पर फिर से इतिहास दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस फिर से वजूद में आएंगे? दरअसल अमौड़ में फिर से सियासी संग्राम सजेगा। 70% वोटों के बीच एनडीए के लिए यहाँ पर मुश्किल मुकाबला है। दरअसल बात है कि सीमांचल की राजनीति का केंद्र बन चुका अमौड़ विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहाँ करीब 70% मुस्लिम आबादी है और यही वोट एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं। जहाँ 1951 में अस्तित्व में आई ये सीट न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बिहार के राजनीतिक मानचित्र में एक निर्णायक भूमिका निभाती रही है। अमौड़ विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता है और फिर किशनगंज संसदीय सीट का हिस्सा है। पूरी तरह से ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ पर विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे हमेशा से चर्चा में रहते हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,24,576 है, जिनमें लगभग 2,19,122 मुस्लिम मतदाता है। यह यानी कि लगभग 69.8% यानी कि 70% आबादी मुस्लिमों की है। यही कारण है कि यह सीट हमेशा अल्पसंख्यक केंद्रित पार्टियों का घर रही है। अमौड़ में चुनावी समीकरण पूरी तरीके से सांप्रदायिक और फिर सामाजिक बनावट पर निर्भर करता है। अनुसूचित जाति यानी कि SC मतदाता यहाँ केवल 4.1% है जबकि अन्य समुदायों की हिस्सेदारी 26.1% है। मुस्लिम मतदाताओं की भारी बहुमत के कारण एनडीए उम्मीदवारों को यहाँ पैर जमाने में हमेशा कठिनाई हुई है। वहीं पर 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 21,737 वोटों की बढ़त मिली थी। यह आंकड़ा बताता है कि विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के लिए मुकाबला बेहद कठिन रहने वाला है। अमौड़ की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पलायन। युवाओं के पास स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बेहद कम है जिससे हजारों लोग हर साल दिल्ली, पंजाब और मुंबई की ओर पलायन करते हैं।